पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ नंदिनी है। नंदिनी यहाँ से मास्टर्स कर रही हिंदी में, और मैं इनको पहले से भी जानता हूँ, हिंदू कॉलेज में थी, वहाँ पे डिबेटिंग सोसाइटी में थी। और ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको बताने वाली हैं सीयूटी एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि अभी लगभग 40 से 45 दिन बाकी हैं नंदिनी इसके बारे में। तो अगर आपको प्लान करना हो कि आपके पास 45 दिन है, 40 दिन है, आप कैसे प्लान करेंगी और कौन से बेस्ट तरीके होंगे जो आप बताना चाहेंगी जो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे? नमस्कार साथियों। पहली बात कि अभी क्योंकि 45 दिन बाकी है तो आप कुछ भी नया नहीं शुरू कर सकते हैं। तो आपने जितना पढ़ा है पहले तो उसको लेकर के हिंदी साहित्य का जो पेपर होता है वो मैं बात करूं बेस से स्टार्ट करूं तो दो दो उसके मतलब प्रतिमान या फिर दो पक्ष होते हैं। एक होता है फैक्ट्स और एक होता है कॉन्सेप्ट। फैक्चुअल जो बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए वो यूज करते हैं दृष्टि की किताब, नहीं तो गोविंद पांडे में आपने अब जितना याद कर लिया है गद्य कथेतर, तो अब 45 दिन बाकी है तो उसको केवल रिवाइज करना है आपको। और दूसरी बात, रिवीजन में आप पेन लेकर के बैठे, जो चीजें आपको याद हो गई हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में बहुत याद करना पड़ता है, जो चीजें याद हो गई हैं उसको टिक करके आगे करके, जो चीजें याद नहीं हुई हैं क्योंकि प्रकाशनवश याद नहीं हुए होंगे पहली बार अगर आपने याद किया होगा तो बहुत सारी डेट्स याद नहीं होंगे, और ऐसी चीजें, ऐसे सूचनात्मक चीजें जो कि छूट गई हैं उनको याद करने का प्रयास करें। और अब अगर पैटर्न देखा जाए तो सीयूटी का जो पैटर्न है वो 2022 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें पैटर्न देखा जाए तो पहला जो वर्ष है 2022 इतना सरल परीक्षा आई थी कि मतलब 75 में से 72 एवरेज मार्क्स थे। ठीक है, जिस वजह से कट ऑफ हाई चली गई थी। जेईई की कट ऑफ जो थी उससे ज्यादा जो टॉपर थी 2022 की, उनके अंक 300 से 300 अधिकतम अंक है, उससे अधिक अंक आ रहे हैं। तो समझ जाइए कि इतना इजी आया था उस वर्ष पेपर। लेकिन फिर 2023 में उन्होंने क्या किया, पेपर टफ कर दिया और हिंदी साहित्य से प्रश्न उठाकर नहीं उठाए, और प्रयोजनमूलक हिंदी में 3 चीजें आती हैं सिलेबस में। एक हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल और अन्य आलोचकों का है। दूसरी चीज आती है हमारा प्रयोजनमूलक हिंदी अर्थात व्यवहारिक हिंदी, कार्य हिंदी, विज्ञापन और समाचार और जनसंचार, ये सारी चीजें आती है उसमें। और तीसरा पक्ष होता है काव्यशास्त्र का। काव्यशास्त्र में उन्होंने केवल भारतीय काव्यशास्त्र को लिया है, पाश्चात्य को नहीं। तो हमने 2023 में देखा कि 2022 में हिंदी साहित्य से प्रश्न आए थे सारे, 2023 में प्रयोजनमूलक हिंदी से आए, और अभी 2024 में काव्यशास्त्र से पिछले साल सबसे अधिक प्रश्न आए। तो ये है कि पैटर्न फिर से चेंज हो रहा है। तो इस बार लग रहा है कि अधिकतम प्रश्न हिंदी से, हिंदी साहित्य से, जैसे नामवर सिंह की हो गई किताब या आलोचकों के कथन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न बन रहा है। दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा, अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो फैक्चुअल आप तुक्के से कर लेंगे। अंतिम समय में जो जेएनयू के लेवल जो बच्चे सोच रहे हैं कि जेएनयू जैसी संस्था में आना है, तो यहाँ पे वही चयनित होते हैं जो कि जैसे कि पेपर बनता है 60 एवरेज सभी टिक कर लेते हैं, इजी आता है। लेकिन जो 15 प्रश्नों का खेल होता है वो कॉन्सेप्ट के आधार पर होता है। तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप कोशिश करें कि डेली साहित्य इतिहास की जो भी किताब है उसके 10 पन्ने या 15 पन्ने, जैसे कि मिनिमम 2 या 3 किताब साहित्य इतिहास की। एक रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, दूसरी किताब आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। और तीसरी किताब अगर आपके पास समय है तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति, नामवर सिंह को देख सकते हैं। अगर प्रवृत्ति इसलिए बोल रही हूँ ये किताब देखने के लिए क्योंकि बहुत लोगों को प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में धारणाएं जो बनी होती है कि मुक्ति बोध कैसे कवि हैं, शमशेर कैसे कवि हैं, कैसी रचनाएं कर रहे हैं, उनकी कविता आ गई। जैसे कि शमशेर की कविता है पीली शाम, तो आप देख रहे हैं कि रुमानियत है, प्रकृति के प्रति है, तो ये कवि नागार्जुन नहीं होगा। या फिर रुमानियत बना रही है, तो मतलब ऐसे हिंदी साहित्य में ये कि अगर आप चीजों को समझ जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट आधार अच्छा है, तो प्रश्न अच्छे मतलब कि हो जाएंगे। हाँ, गेस वर्क, तुक्का अच्छा चला जाएगा। और अंत में तुक्का तुक्का का भी आधार होता है, बिना पढ़े आप तुक्का नहीं लगा सकते। बहुत सही बात है कि गेस वर्क आप तभी बेहतर कर पाएंगे क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है। अगर बहुत बार ये होता है कि जैसे यूपीएससी के एग्जाम में होता है, अगर आप एक ऑप्शन कैंसिल कर पा रहे हैं तो 3 में से सही है, आपको टिक करना तो चाहिए। वही एलिमिनेशन जो मेथड अपनाएंगे वो तभी जब आपने साहित्य इतिहास की किताबों को पढ़ा हो। और कॉन्सेप्ट के लिए अपने मतलब एक किताब दृष्टि या गोविंद पांडे जो भी देख रहे हैं उसको एक ही रखे, दोनों नाव पर पैर ना रखे कि ज्यादा। कुछ बच्चे कोशिश करते हैं, दृष्टि किताब मोटी है एक्चुअली तो उससे तैयारी करते हैं, लेकिन वो इतनी समग्र है कि बहुत सारी चीजें याद नहीं कर पाते हैं। आजकल जैसे बच्चों को दिक्कत पूछते हैं मुझसे कुछ बच्चे कि पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि बहुत याद करना होता है। तो एक ऐसा कर सकते हैं कि आपने जो भी कल पढ़ा था, जैसे आपने कल नाटक पढ़ा, नाट्य का विकास पूरा,
तो अगले दिन उपन्यास, उसके बाद उपन्यास आता है। उपन्यास शुरू करने से पहले 1 घंटा रिवीजन को ज़रूर दें। जैसे मैं अगर बताऊँ सही तरीका इस परीक्षा की तैयारी में, कॉन्सेप्ट को आप दे सकते हैं, मतलब कि याद करने को दे सकते हैं 6 घंटे। गोविंद पांडे या दृष्टि जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको 6 घंटे दीजिए, 6 से 7 घंटे याद करने के लिए। 2 घंटे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, जो आपकी किताब है इतिहास ग्रंथ, जैसे रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या जो भी आप पढ़ रहे हैं, 2 किताबें मैं बोलूँगी ज़रूर पढ़ के जाएँ, कोई भी। 4 ऑप्शन मैं दे देती हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी या नामवर सिंह। इन चारों में से कोई 2 पुस्तकें ज़रूर से पढ़ कर जाएँ, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। और शुक्ल तो बेस है, वो आधार है, तो वो भी पढ़ कर जाएँ। इससे आधार आपका तैयार हो जाएगा। कॉन्सेप्ट 8 घंटे हो गए, और 2 घंटे दें इस चीज़ को कि आप मूल्यांकन को, कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्या आपके पढ़ने के बावजूद 80 में से या 100 में से केवल 50 अंक आ रहे हैं? 50 आएँगे तो नहीं हो पाएगा। और दूसरा कि किस सेक्शन में आप गलत कर रहे हैं। ये बहुत बच्चे क्या करते हैं कि आपका कोई सेक्शन स्ट्रांग है और आप उसी पे बहुत स्ट्रांग भी कर लेंगे तो एक आध नंबर का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो आपका वीक है, वहाँ आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि अंत के दिनों में अगर मार्क्स कम आने लग जाते हैं तो निराश हो जाते हैं। जैसे कि 100 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं उनके टेस्ट सीरीज़ में। तो देखते हैं कि मेरे 20 प्रश्न गलत है। तो आप उनको देखिए कि वो जो 20 प्रश्न है आप इतना अच्छा तैयार कर लीजिए कि वो पेपर में गलत नहीं होगा। तो ये अच्छा है अगर जिनके गलत हो रहे हैं, क्योंकि जिनके सही होते हैं ना 90-80, उनको याद नहीं है कि उनका क्या-क्या गलत हुआ है। लेकिन जिनके ज़्यादा प्रश्न गलत है, उनको ये याद है कि मेरे इतने गलत हुए हैं, तो वो परीक्षा में आपके गलत नहीं होंगे। तो निराशाजनक दृष्टि से परीक्षा की तैयारी मत कीजिएगा। आशा मतलब कम भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। दूसरा, जो गलतियाँ कर रहे हैं, मैं हमेशा देखती थी कि जब मैं टेस्ट सीरीज़ देखती थी, तो मेरा हमेशा वही 10 मतलब 10 या 15 अंक जिस सेक्शन में से कम होते थे, जो कि मैंने नहीं पढ़ा होता था। तो अगर आप उस पर जो जिस जिस आप एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट सीरीज़ ले ली, उसके बाद एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ-कहाँ आपके अंक कट रहे हैं, और फिर उस सेक्शन को अगले दिन पढ़ कर दीजिए। तो ये एक तरीका है कि अपने टाइम टेबल को ऐसे कि आपकी तीनों चीज़ होनी चाहिए, मूल्यांकन, इतिहास ग्रंथ, कॉन्सेप्ट और दूसरा फैक्ट्स। तीनों चीज़ आती है इस परीक्षा में। और रिवीजन के लिए मैं बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बोलता हूँ कि अगर ये ऐसे ही है कि आप जाते हैं और कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं, 6 महीने 4 महीने आपने लगाए 10 लाख कलेक्ट करिए, आपके सामने 50,000 रुपये दिख रहे हैं, आप 10 लाख छोड़ के 50,000 कलेक्ट करने जाए। रिवीजन वैसा है जैसे आपने बैंक बनाया हुआ है। मैं सबको बोलता हूँ कि मैं अगर पढ़ता भी नहीं हूँ तब भी मैं रिवाइज कर, क्योंकि रिवीजन है कि आपके पास जो पहले का है वो चेक तो करोगे ही यार है। और रिवीजन का बेस्ट टाइम है जो शुरुआती 2 से 3 घंटे हैं। तो सबसे बेस्ट जो टाइम होगा उसमें आप रिवाइज करें जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। सुबह वाला जो टाइम होता है मैं खासतौर पे बोलता हूँ कि पहले 2 घंटे सिर्फ रिवाइज कीजिए और बाकी फिर आप सारी चीज़ें अरेंज कीजिए। एक बड़ा सवाल ये है नंदिनी कि जैसे इसके पहले मैंने बहुत आपके जूनियर्स के साथ उन लोगों के साथ बात करी, उन्होंने कहा कि हिंदी में 50% से ज़्यादा वो बच्चे हैं जिनका पहले हिंदी नहीं था। तो वो लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो वो कैसे इतना आसानी से क्रैक कर दे रहे हैं? और दूसरा कि अगर ऐसे बच्चे हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बात ये होती है कि जो बच्चे डीयू से हैं, अगर मैं बताऊँ हिंदी साहित्य का, और डिपार्टमेंट का नहीं कहूँगी, लेकिन हिंदी डिपार्टमेंट में ये आम हो गया है कि डीयू से बच्चे कम आ रहे हैं। मतलब बड़े-बड़े संस्थान से इतने अधिक बच्चे नहीं आ रहे हैं, जितना कि बहुत छोटी-छोटी जगहों से आ रहे हैं। रिटेन जब होता था तब डीयू के बच्चे बहुत होते थे, जब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता था तब ज़्यादा थे। एक्चुअली अब बहुत ऑब्जेक्टिव हो गया है पेपर, बहुत फैक्चुअल, इसलिए मैंने बोला ना कि 6 घंटे आपको फैक्ट्स के लिए निकालने पड़ेंगे। क्योंकि जो डीयू के बच्चे होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोफेसर इनको पढ़ाते हैं, तो कॉन्सेप्ट इलाहाबाद, बीएचयू, डीयू, इन सब के बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है कि इनको मालूम है कि नामवर सिंह कैसे लेखक है, क्या लिखेंगे। जैसे कि भाषा को, जैसे कथन वाले क्वेश्चंस के लिए मैं बस एक चीज़ कहूँगी कि भाषा को पकड़िएगा। एक क्वेश्चन आता है हिंदी साहित्य के पेपर में कथन और कारण का, उसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, और बहुत गलतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि हम सभी ने सभी आलोचकों को नहीं पढ़ा, और पढ़ी भी है तो सारी पंक्तियाँ तो याद नहीं है पूरी किताब की। तो भाषा को पकड़िएगा। आप देखेंगे कि नामवर सिंह की जो भाषा है वो रुकेंगे बीच में। जैसे वो लड़का जाता है तो ये नहीं बोलेंगे जाता है वो लड़का, ऐसे मतलब भाषा को पकड़िएगा। दूसरी चीज़ भाषा। तीसरा ये देख सकते हैं कि दृष्टि, नामवर सिंह मार्क्सवादी थे, तो इनका लेखन मार्क्सवादी होगा, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी दृष्टि परंपरावादी होगी। तो इन प्रश्नों को आप ऐसे कि आलोचक की क्या दृष्टि है, और एलिमिनेट ये सब करके आप कर सकते हैं उन प्रश्नों को। ये वैसे ही है कि किसी इंसान को आप बेहतर जानते हैं तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ। और ये बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आप किसी भी राइटर को पढ़ रहे हैं तो अगर आपको समझना है तब भी आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला किस विंटेज पॉइंट से लिखने की कोशिश कर रहा है। तो और कौन से तरीके हैं जो बच्चों को इस्तेमाल करने चाहिए अगर एग्जाम क्रैक करना? एक और चीज़ कि कथन हो गया, पंक्तियाँ भी आती है, जैसे कि कोई प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि, जैसे सरहपा की पंक्ति, मतलब
3 या 4 प्रश्न ऐसे आते हैं जो पंक्तियों से सीधे पूछे जाते हैं। जैसे आदिकाल के जो कवि हैं, सरप्पा हो गए, देवसेन हो गए, अमीर खुसरो हो गए, विद्यापति हो गए, इनके पंक्ति उठाकर पूछ ली जाती है, तो बच्चे कर नहीं पाते। तो पंक्तियों के लिए आप ये कर सकते हैं कि डेली आधा घंटा जो सुबह होता है या रात को जब भी सोते हैं, कुछ बच्चों की पंक्तियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, सारी कविताएँ याद होती हैं मुँह ज़बानी। उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको पंक्तियाँ याद नहीं होती। तो उनके लिए आप ये कर सकते हैं कि उन पंक्तियों को आधा घंटा ज़रूर दें। जैसे एक दिन आदिकाल को दें, दूसरे दिन भक्तिकाल को, तीसरे दिन रीतिकाल को और चौथे दिन आधुनिक काल को। तो ऐसे पंक्तियाँ याद हो जाएँगी। पंक्तियाँ सामान्यतः आधुनिक काल से कम और आदिकाल, मध्यकाल से ज़्यादा आती हैं परीक्षा में। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो जो भी वीडियो देखेंगे उनका तो फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है जिस तरह से नंदिनी बता रही हैं, और कुछ लोग का होता भी है, उनकी ज़बान भी वैसे होती है कि उनके हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं। तो जितना भी बताया है उतना तो ध्यान देना है। मुझे अंदर से ये लग रहा है, क्योंकि बहुत बार क्रिटिसिज़्म होने लगा है एनटीए का कि बहुत ईज़ी पेपर आता है। मुझे लग रहा है कहीं अगर एनटीए ने कुछ दिमाग लगाया या उनको लगा कि नहीं ईगो पे आ गई चीज़ें, तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और काफ़ी टफ सवाल आने वाले हैं। मुझे भी ऐसे अंदर लग रहा है, क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज़्म एनटीए वालों का इन लोग का हो गया है कि काफ़ी ईज़ी पेपर बना रहे हैं। हाँ, तो इसलिए तो एक्चुअली बात ये है कि कौन परीक्षा बना रहा है ये हमको नहीं मालूम और किस माइंडसेट से परीक्षा बना रहा है ये आपको नहीं मालूम। तो आप केवल मतलब कि ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है ऐसा, लेकिन निश्चित किसी भी स्थिति पे नहीं हो सकते। तो अगर कोई ये भी कह रहा है कि इस बार हिंदी साहित्य से आएँगे, तो लेकिन आप प्रयोजनमूलक या काव्यशास्त्र को छोड़कर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि क्या आ जाएगा वो आपको नहीं मालूम। तो इस दृष्टि से रखिए कि हाँ, मतलब कि अपना जो आधार है उसको ज़्यादा मजबूत, हिंदी साहित्य की पुस्तकों को अच्छे से पढ़िए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि केवल ऑब्जेक्टिव पढ़कर परीक्षा कर ले। अगर आप उन परीक्षाओं को भी कर ले, जैसे यहाँ पर काफ़ी बच्चे आते हैं जो कि केवल ऑब्जेक्टिव, जिनको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत सारी चीज़ें रटते हैं, सारे प्रकाशन वर्ष उनकी मुँह ज़बानी है, लेकिन फिर वो परीक्षा में अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि वो हिंदी ना हुँ, पढ़ के वो इतिहास पढ़ के आए हैं, एक ये भी होता है। दूसरा होता है कि अगर आपको इंटरेस्ट है, हुँ। तो आप में बहुत लोग का ये जो डिवीज़न है ना कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स अलग होते हैं। जैसे आपने बताया कि अगर आपको नामवर जी के बारे में पता है, अब ये फैक्चुअल चीज़ भी हो सकती है कि किस दृष्टि के इंसान हैं, किस तरह की लिखते हैं, और ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ भी है। तो जो डिवीज़न है उसके डिबेट में नहीं फँसना, मतलब डिबेट का पार्ट बनने से इम्पोर्टेंट है कि आपको चीज़ें आती हैं कि नहीं आती। अब आप कल फेल होने के बाद खुद को कन्विंस करने के लिए कोई रीज़न निकालने बात अलग है, लेकिन बच्चे जो भी तैयारी करते हैं उनको इंटरेस्ट होगा तो याद होंगी चीज़ें और अच्छा होगा। और कौन से तरीके हैं जो आप बताना चाहेंगे, या आपके हिसाब से 5 टॉपिक बता दीजिए जो सबको तैयार करने चाहिए, जो आपको लगता है इस बार तो आने हैं? देखिए, ऐसे इस बार आने हैं ये तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें वो, जैसे पत्रकारिता से परीक्षा से पहले 1 दिन या 2 दिन पहले कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूर देखनी चाहिए। जैसे पत्रकारिता से जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों को याद नहीं होते। पत्रकारिता मुश्किल है क्योंकि केवल प्रकाशन वर्ष है उसमें। तो और उससे 2-3 प्रश्न आ जाते हैं। तो पत्रकारिता, काव्य-शास्त्र जो कि याद नहीं होता, काव्य-शास्त्र में भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी है, जैसे काव्य ग्रंथ या फिर पंक्तियाँ आ जाती हैं, कुछ कथन कि भामा ने क्या कहा है अलंकार के बारे में, जो एक लाइन है, वो ज़रूर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे काव्यशास्त्र और ये पत्रकारिता, और आप प्रयोजनमूलक के प्रकाशन वर्ष वगैरह, जैसे रेडियो की शुरुआत कब हुई, कौन थे को किन्होंने बनाया, टेलीविज़न की शुरुआत कहाँ से होती है, विज्ञापनों में कौन-कौन से विज्ञापन आते हैं। तो वो जो फैक्चुअल है, परीक्षा में जाने से पहले 2 दिन या 3 दिन केवल उन्हीं चीज़ों को देखना चाहिए प्रयोजनमूलक, क्योंकि इतिहास बन गया आपका, आधार तैयार हो चुका है अब। तो अंतिम समय में इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और बहुत आशावादी तरीके से, बहुत बच्चे होते हैं, मैं सच बताऊँ तो डीयू से बहुत गर्व से कि हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन वो जेएनयू नहीं क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके वो जो 2 घंटे हैं, वो कैसे यूज़ हो रहे हैं, आप किस दृष्टि से पेपर देने जा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उस दिन। उस दिन बहुत फ्रेश माइंड से पेपर मतलब होना चाहिए, वरना बहुत सारी चीज़ें और गड़बड़ा जाती है। विनम्रता भी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि आप किसी भी पेपर के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो पेपर आपने नहीं बनाया है। हुँ। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आपके पास कोई मौका है कि आप गेम खेलने जा रहे हैं। अगर आप ये मान के चलेंगे कि बॉलर की गेंद आपके सर पे आ रही है, आप डरे हुए रहेंगे, तो एक अलग पेपर करके आएँगे। अगर आप देखेंगे कि यार एक अच्छा मौका मिल रहा है, अच्छी हुँ। गेंद है, तो एक अलग तरीके से करेंगे। और अंतिम संदेश कौन-सा देना चाहेंगी आप, जो भी बच्चे इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यही कि मोटिवेशन के लिए कभी-कभी हम डेली, जो भी बच्चे सीरियसली तैयारी करते हैं ना, उनको डेली लगता है कि हमारा नहीं होगा। ये लगता है। बहुत सी बात है। ये ज़रूर लगता है कि हमारा नहीं होगा, सबका हो जाए, हमारा नहीं होगा। तो इस घड़ी में आप ये देख सकते हैं कि जैसे कुछ मोटिवेशन के लिए, जैसे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, वहाँ की कुछ चीज़ें खोल करके देखेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि हाँ, हमको यहाँ पर क्यों जाना है।
कुछ खासियत जो है जेएनयू की, ये जगह आपको बहुत बेहतर इंसान बनाती है। इसी वजह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सुंदरता है, प्रकृति बहुत सुंदर है यहाँ की। तो एक पंक्ति है शायद किसी विद्वान की कि वर्षों का संघर्ष एक दिन तुमसे बहुत सुंदर तरीके से टकराएगा। तो ये जो संघर्ष कर रहे हैं उसको आप बाद में याद करते हैं, हम आज भी याद करते हैं कि उस टाइम हम 4 बजे उठ जाते थे और ऐसे तैयारी करते थे, तो वो अब नहीं हो पाएगा। लेकिन उन चीज़ों को आप याद करेंगे तो अपना 100% दीजिए ईमानदार होकर। और मतलब अगर आप नहीं करेंगे तब भी याद करेंगे। मतलब अगर आप जेएनयू आते हैं, सेलेक्ट होके आते हैं तब तो है। अगर आप सेलेक्ट होके नहीं आते, आप दोस्त के तरीके से आते हैं, तब आप देखते हैं कि शायद 2 नंबर या 3 नंबर, 1 रात या 2 रात का जो कॉन्फिडेंस डाउन होना है, उसकी वजह से उस पार रुक जाते हैं। तो वो एक ज़रूरी बात मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आप अपनी तैयारी क्वार्टाइल और अपनी कैटेगरी को देखते हुए मतलब ज़्यादा करें। जैसे अगर कोई जिनका 0 क्वार्टाइल है, जैसे कि कोई दिल्ली में छात्र है, जिन्होंने दिल्ली में, तो उनका डिस्ट्रिक्ट नहीं लगेगा, ठीक है? तो अगर आपका कोई क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे क्वार्टाइल आप जानते होंगे, लगता है और फिर वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो उनको मतलब मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरिट उनका ऊपर ऊपर जाता है, हाई जाता है। अगर वो भी सोचेंगे कि हमारा 230 जाएगा या 232, तो ऐसा नहीं होगा, उनका 245 तक चला जाता है। और आप इस चीज़ से निराश मत होइए कि हमको क्वार्टाइल नहीं मिला। आप ये सोच नहीं सकते कि जिनको क्वार्टाइल मिलता भी है ना, क्योंकि वो ऐसी जगहों से आ रहे हैं कि उनको उतना मिलने के बावजूद बहुत कम है वो उनके लिए। तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, जिनको नहीं भी मिल रहा है, तो क्वार्टाइल और अपनी कैटेगरी को देखते हुए मतलब तैयारी कीजिएगा। तभी आप बेहतरीन तरीके से कर हुँ। पाएँगे। और पीछे अगर हम व्यू देखें तो ये नॉर्मल व्यू है यहाँ का। मतलब ये ऐसे पता नहीं कितने व्यू हैं यहाँ पे। तो अगर आपको जेएनयू का हिस्सा बनना है और किसी भी अच्छी जगह जाना है, तो आपको जो नंदिनी ने बताया है बेहतरीन तरीके से, वो सारी चीज़ें फॉलो करना है। और नंदिनी से जो भी सवाल होंगे आपके, क्योंकि आप लोगों ने बहुत डिमांड करी थी, तो खोज के मैंने बातें कराई हैं आपकी। तो जितने भी सवाल होंगे और भी जो बातें होंगी आप पूछेंगे तो जवाब मिलेगा उनसे। तो इस तरह के वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम सिर्फ़ इतना है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो बाकी लोगों से शेयर कीजिए। और ऐसी वीडियोज़ हम लोग लाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आम तौर पे हम देख पाएँ कि कैसे आम जो इंसान होते हैं वो तैयारी करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं। उनके सपनों की कहानी कैसे होती है, जैसे नंदिनी ने अपना सपना जिया है हिंदू से लेके यहाँ तक की जर्नी। तो ऐसी बातें हम लोग करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।